चैप्टर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 6। रूल ऑफ मेजॉरिटी क्या होता है? इसमें 241 से लेकर 246 तक के 6 सेक्शंस हैं जो कि कवर्ड हैं ये पूरे चैप्टर में। एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, सेक्शन 241 एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन, और 241 और 244 साथ में पढ़ते हैं क्योंकि 244 है राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 एंड सेक्शन 242 इज़ पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, 243 इज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट्स, 245 क्लास एक्शन, 246 एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस टू प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 241 एंड 245। इसमें दो प्रोसीडिंग्स होती हैं क्योंकि एक 241 में होती है, एक 245 में होती है। 245 में क्लास एक्शन होती है। क्लास एक्शन मतलब आप किसी के बिहाफ में, मतलब जो मेंबर्स या फिर डिपॉजिटर्स हैं उनके बिहाफ में आप केस कर रहे हो तो वो 245 में कवर्ड है। और अगर मेंबर खुद जाके या फिर ट्रिब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी जाके केस कर रही है तो वो 241 में कवर्ड है। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग होती है रूल ऑफ मेजॉरिटी से। रूल ऑफ मेजॉरिटी इसमें केस था फॉस वर्सेस हर्बॉटल, और इसके 4 एक्सेप्शन हैं: अल्ट्रा वायरस और इलीगल एक्ट्स, ट्रांजैक्शंस रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटीज़, पर्सनल राइट्स एंड द फ्रॉड ऑफ माइनॉरिटी एक्सेप्शन। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट क्या होता है। ऑपरेशन का मतलब होता है इफ़ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी हैव बिन और आर बिन कंडक्टेड प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट और इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, देयर इज़ अ केस ऑफ ऑपरेशन। ये ऑपरेशन हो गया। मटेरियल मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट मतलब एनी मटेरियल चेंज दैट हैज़ टेकन प्लेस इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अ कंपनी एंड दैट बाय रीजन of such change it is likely that the affairs of a company will be conducted prejudicial to interest of its members or company, that would also be considered as mismanagement। तो ये मिसमैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद सेक्शन 241 एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन। इसमें मेंबर्स के पास क्या राइट है, ये वाला अगर डायग्राम आप देखो इसमें लिखा है एनी मेंबर्स ऑफ अ कंपनी वो कंप्लेन्स दैट अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर कंडक्टेड इफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट, मेंबर हिमसेल्फ या फिर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। पब्लिक इंटरेस्ट को प्रीजुडिस कर रहा है या फिर मेंबर को किस प्रॉब्लम है या फिर कंपनी इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे जो लाइन है मटेरियल चेंजेस इन मैनेजमेंट, ये मिसमैनेजमेंट हो गया। और कंट्रोल ऑफ द कंपनी रिजल्टिंग दैट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर कंडक्टेड इन अ मैनर इफेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स में अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। जिनको भी दिक्कत है वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। मेंबर्स हैव राइट टू अप्लाई। सेकंड कौन जा सकता है, सेक्शन क्या है ये है सेक्शन 241 एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। एप्लीकेशन कौन कौन कर सकता है ये बताया। एक तो राइट टू अप्लाई बाय मेंबर कर सकता है। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। बट है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उसको ओपिनियन देयर एग्जिस्ट दैट सजेस्टिंग दैट एनी पर्सन कंसर्न इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इज़ और हैज़ बिन इन कनेक्शन विद गिल्टी ऑफ फ्रॉड किया, मिसफीजेंस किया, परसिस्टेंट नेग्लिजेंस है और डिफॉल्ट इन कैरिंग आउट इज ऑब्लिगेशन एंड फंक्शंस अंडर द लॉ और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो इस केस में भी जा सकता है। उसके बाद द पर्सन अगेंस्ट whom a case is referred in tribunal under subsection 3 shall be joined as a respondent to the application। फिर फिफ्थ में अब यहाँ पे ना एग्जाम्पल्स जो दिए इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में केस स्टडी बेस में आ सकते हैं। कि पहले एग्जाम्पल में बोला है शेयर होल्डर हु इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट क्लेम कॉम्पोनेंट ऑफ सैलरी इज अ क्वेश्चन दैट कंसर्न्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय वे ऑफ सैलरी। अ शेयर होल्डर हु इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट क्लेम कॉम्पनसेशन बाय वे ऑफ सैलरी। जो शेयर होल्डर है वो सैलरी में कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकता बट डिविडेंड में मांग सकता है क्योंकि वो मेंबर है। ये ऑपरेशन में कवर्ड है यहाँ पे। फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन। अगर आपकी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो दैट इज़ नॉट एन ऑपरेशन। अ लीगल हायर ऑफ अ डिजीज शेयर होल्डर फाइल्ड एन पिटिशन। तो ये लीगल हायर पिटिशन फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल के सामने, भले ही उसका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं हो तब भी वो पिटिशन फाइल कर सकता है। 4th पॉइंट में लिखा है एक्टिंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। कोई भी बंदा ऐसा है जो मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा है बट मेंबर्स को उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो मेंबर्स ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकते कि ये एक्ट ऑफ ऑपरेशन है, ये एक्ट ऑफ ऑपरेशन नहीं है। ठीक है। 5th पॉइंट है ट्रिब्यूनल कंटिन्यूस लॉसेस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ऑपरेशन। अगर आपकी कंपनी को कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं तो दैट पॉइंट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ऑपरेशन। नाउ सेक्शन 241, इसमें सेक्शन 244 पढ़ रहे हैं हम। तो 244 क्या है, राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। सेक्शन का नाम ही है 244, सेक्शन का नाम है राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन कौन, मतलब आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट अगर मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऐसी कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल है तो उसमें 3 कंडीशंस दी हैं, या तो 100 मेंबर्स जाएँ या 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स जाएँ या 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल जो होल्ड करते हैं वो लोग जाएंगे तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो।
अगर ऐसी कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है तो उस केस में 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स जाके केस कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में। और उसके बाद एंटाइटलमेंट टू मेंबर्स टू मेक एन एप्लीकेशन, ये भी वही दिया हुआ है, राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 चार्ट में दिया हुआ है, चार्ट से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसमें एग्जांपल्स में आते हैं, एग्जांपल से केस स्टडी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला पॉइंट है शेयर होल्डिंग ऑफ द पिटिशनर हैज़ रिड्यूस्ड बिलो 10% ड्यू टू फ्रेश इशू और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये ऑपरेशन होता है। सेकेंड पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर होल्डिंग अप टू द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज इज़ मैंडेटरी। अगर ट्रिब्यूनल बोलता है कि एक जो शेयर होल्डर है उसको एक इतना अपना बना के रखना पड़ेगा, इट मस्ट बी शो, मतलब परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इतनी मैंडेटरी होनी चाहिए। जैसे प्रमोटर है या फिर जो कंपनी के वो होते हैं ना, फाउंडर्स वगैरह होते हैं, कि इनके पास इतना होल्डिंग होना ही चाहिए। और पोजीशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है कि आप शेयर होल्डर हो, और जो पिटिशनर है वो शेयर होल्डर है। मतलब अगर वो शेयर सर्टिफिकेट ला के देगा तो इसका मतलब है कि हाँ वो शेयर होल्डर है, भले ही उसका नाम उसमें नहीं हो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। ये सेम केस अभी हुआ था आइशर मोटर्स के केस में, जिसमें एक लेडी थी, उसका नाम हटा दिया था रजिस्टर ऑफ मेंबर से, बट उसने केस किया था तो उसका नाम वापस लेना पड़ा आइशर को, और उसको फ्रेश इशू, मतलब फ्रेश शेयर्स इशू करने पड़े, जितने से उसका हटा दिया था। कुछ केस था, अच्छा केस था, पेपर में आया था। नाउ थर्ड पॉइंट इज शेयर होल्डिंग एंड मेंबरशिप इज रिकर्न नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्राइब्ड और पेड अप शेयर कैपिटल बट ऑन द बेसिस ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। जब शेयर होल्डिंग देखेंगे तो इशूड शेयर कैपिटल देखेंगे, ना कि पेड अप और सब्सक्राइब देखेंगे। इशूड शेयर कैपिटल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज द कंसेंट टू बी गिवन बाय अ शेयर होल्डर इज रेकन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स। द विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय एनी शेयर होल्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग शैल नॉट अफेक्ट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन। अगर कोई शेयर होल्डर पहले पिटिशन करता है, उसके बाद बीच प्रोसीडिंग में वो हटा लेता है कि बोलता है कि नहीं मुझे अब नहीं करना केस, तो उस केस में जो पिटिशन किया था वो उसकी मेंटेनेबिलिटी ख़राब नहीं होगी, वो केस कंटिन्यू रह सकता है, भले ही जिसने केस किया वो हट जाए। नेक्स्ट है सेक्शन 242, दैट इज़ पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है? ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है इन केस वेयर द कंपनीज अफेयर्स आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल और ऑपरेशन टू एनी मेंबर और मेंबर और प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट और इन द मैनर प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, या फिर वाइंड अप करने के लिए, दैट टू वाइंड अप द कंपनी वुड अनफेयरली प्रेजुडिस, या तो मतलब वाइंड अप को रोकने के लिए भी हो सकता है कि अगर वाइंड अप हो गई कंपनी तो वो अनफेयरली प्रेजुडिस करेगा उस मेंबर या फिर मेंबर्स को, बट that otherwise the fact would justify the making of a winding up order on the ground that it was just and equitable that the company should be wound up। बट अगर ये लगता है कि हाँ ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे अगर वाउंड अप हो रही है और कंपनी को वाउंड अप होना चाहिए, ट्रिब्यूनल को ये लगता है, तो वो वाउंड अप कर देगी। नेचर्स ऑफ ऑर्डर दैट कैन बी पास्ड बाय ट्रिब्यूनल, किस किस नेचर में ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास कर सकती है। द रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर में कैसे काम करेगी। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ इंटरेस्ट, परचेज ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर्स, किसी मेंबर का इंटरेस्ट या फिर शेयर परचेज कर ले कंपनी। कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, ट्रिब्यूनल बोल सकता है कि आप अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करो। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, अच्छे पॉइंट है। विद इन 3 months बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन द सेटिंग असाइड ऑफ अ ट्रांसफर, जी वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ। डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट, एग्जीक्यूशन और अदर एक्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी मेड और डन by or against the company within 3 months before the date of the application made under this section, which would, if made or done by or against an individual, be deemed in his insolvency to be fraudulent preference। fraudulent preference नहीं होना चाहिए। रिमूवल ऑफ MD, मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, उसका ऑर्डर दे सकती है। रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन, उसका ऑर्डर दे सकती है ट्रिब्यूनल। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी में बी अपॉइंटेड सब्सिक्वेंट टू एन ऑर्डर रिमूविंग द एग्जिस्टिंग मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और ऑफ द कंपनी, ये ऑर्डर दे सकता है ट्रिब्यूनल। अपॉइंटमेंट ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन सच डायरेक्टर, ट्रिब्यूनल बोलेगा कि भाई इतने डायरेक्टर्स अपॉइंट करो तो आपको करने पड़ेंगे। इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट एज इट में डीम फिट बाय द ट्रिब्यूनल। एनी अदर मैटर फॉर विच इन द ओपिनियन ऑफ द ट्रिब्यूनल इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल दैट प्रोविजन शुड बी मेड, जो भी ट्रिब्यूनल को सही लगता है वो उसके रिलेशन में ऑर्डर पास कर सकता है। और जैसे ही ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा उसके 30 days के अंदर आपको ROC को, कंपनी को ROC को वो ऑर्डर सबमिट करना है। इंटरिम ऑर्डर जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए। A fit and proper person to hold the office of a director। Alteration through order of tribunal, punishment in case of contravention, altered provisions shall apply, जो नए provisions tribunal बताएगा वो apply होंगे। Certified copy of altered order shall be filed with registrar within 30 days after making the order।
एग्जाम्पल्स, अब ये एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन इसी से बनेंगे, एग्जाम्पल से जो चार पांच एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हर सेक्शन में। पहला एग्जाम्पल इसमें, मियर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग मेंबर्स देमसेल्व्स रिजल्टिंग इन सर्टन एक्ट्स और इरेगुलरिटीज़ और इलीगैलिटीज़ कैन नॉट बी हेल्ड टू बी ऑपरेसिव। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है मेंबर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी के ऊपर, तो वो ऑपरेशन नहीं होता। सेकंड पॉइंट, मैटर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डीलर्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स इज नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 241। कंपनी में काम कैसे होगा ये ट्रिब्यूनल नहीं बताएगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही काम है। The mere fact, third, the mere fact that a director is not being associated with the operation of the company's bank account does not constitute operation or mismanagement. Fourth point, right of bad debts is a commercial decision and does not require any judicial interference. अगर आपको bad debts write off करने तो उस केस में वो कोर्ट नहीं, ट्रिब्यूनल नहीं बताएगा आपको, ये आपका ही काम है, आप खुद ही कर लो, फालतू में बार बार कोर्ट मत आओ। Fifth point, the right to inspection of documents and books of accounts of a company is not limited to the board of directors. Mere denial of inspection, whether during the pendency of the petition or before it, does not amount to operation. A single act of renting out of the premises of the company वो continuous होना चाहिए अगर operation होना है तो। Seventh point, the act of issue of further shares by directors of a company for the purpose of converting majority into minority is a grave act of operation. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखा है कि अगर डायरेक्टर्स ऐसा काम करते हैं कि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को माइनॉरिटी करने के लिए फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर देते हैं, तो ये ऑपरेशन में ही आता है, ऑपरेशन है ये, और ग्रेव ऑपरेशन है, ग्रेव एक्ट ऑफ ऑपरेशन है। सेक्शन 243, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय ट्रिब्यूनल, नो कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस, पेनल्टीज में दी हुई है, एवरी अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज नोइंगली a party to such contravention shall be punishable with imprisonment which may extend to 6 months और fine which may extend to 5 लाख रुपए। 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है या फिर दोनों लग सकते हैं। अब आता है सेक्शन 245 क्लास सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें लिखा है कि इफ़ दे आर ऑफ द ओपिनियन, मतलब इस केस में क्या होता है, फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स और डिपॉजिटर्स। मेंबर्स और डिपॉजिटर्स के बिहाफ में कोई जाके एप्लीकेशन कर रहा है, मेंबर्स और डिपॉजिटर्स खुद नहीं जा रहे हैं। जैसे सेक्शन 241 में था, उसमें मेंबर्स और डिपॉजिटर्स खुद जाके पिटिशन फाइल कर रहे थे, बट इस केस में आपके बिहाफ में कोई जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है मेंबर्स की एप्लीकेशन करने के लिए वो पूरी चेंज हो जाती है। इस केस में क्या होता है कि अगर आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो सेक्शन 245 में क्लास एक्शन में, तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स तो 100 ही है, नंबर ऑफ मेंबर्स 100 ही है, उसमें भी 100 ही था 241 में, बट इसमें 5% ऑफ टोटल मेंबर्स हो जाता है, उसमें 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स है। अब इसमें 245 में क्या है, सिर्फ 245 का ही पढ़ते हैं अभी। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स 100 और 5% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द कंपनी विच एवर इज लेस, ये जा सकते हैं, या फिर और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग शेयर कैपिटल ऑफ मेंबर्स, या तो 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल इन अ कंपनी, अगर अनलिस्टेड कंपनी तो 5%, अगर लिस्टेड कंपनी तो 2%। सेकेंड पॉइंट, अगर रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स के उसमें जा रहे हैं तो 5% या फिर 100 डिपॉजिटर्स विच एवर इज़ लेस, ये हो जाएगा केस। अब यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन, एक्टिंग इन गुड फेथ इन मेकिंग एप्लीकेशन, आपको गुड फेथ में एप्लीकेशन करनी है। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन रेमेडी दी हुई है, ऑर्डर शैल बी बाइंडिंग। एनी ऑर्डर पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल, ऑर्डर किस किस पे बाइंडिंग होगा, एनी ऑर्डर पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल शॉल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड ऑल इट्स मेंबर्स पे होगा, डिपॉजिटर्स पे होगा, ऑडिटर पे होगा, इंक्लूडिंग ऑडिट फर्म और एक्सपर्ट और कंसल्टेंट और एडवाइज़र और एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द पर्सन। कोई भी बंदा हो उस पर एप्लीकेबल होगा, जो कोई भी बंदा जो भी एसोसिएटेड है कंपनी से, मेंबर हो, डिपॉजिटर हो, ऑडिटर हो, ऑडिट फर्म हो, एक्सपर्ट हो, कंसल्टेंट हो, एडवाइज़र हो, एनी अदर मेंबर एसोसिएटेड विद द कंपनी, दैट ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल शैल बी बाइंडिंग ऑन दैट पर्सन एंड दैट कंपनी। पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लाइंस, तो पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लाइंस क्या, अगर ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 3 साल तक की जेल हो सकती है, 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, या फिर अब और कोई पर्सन है, एनी कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, अगर कंपनी है, कंपनी ने नॉन कंप्लाइंस किया तो उस पर पनिशमेंट लगेगी, 5 लाख से 25 लाख तक का जुर्माना लगाएंगे। ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है तो 25,000 से 1 लाख, कंपनी है तो 5 लाख से 25 लाख। एप्लीकेशन फाइल्ड इज़ फ्रिवलस और विक्सेशियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मानो हर कोई आके फालतू में केस कर रहा है आपके ऊपर, तो इस चीज़ को रोकने के लिए, मतलब बिना मतलब के केस चल रहे हैं ट्रिब्यूनल में, तो इसके लिए ये प्रोविज़न डाला है कि अगर कोई भी आके केस करता है और बिना मतलब में फालतू का केस है, तो उस केस में जो केस कर रहा है वो
पार्टी को, अपोजिट पार्टी को 1 लाख रुपए पे करेगा, मतलब 1 लाख रुपए तक का ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि यू शुड पे देम। अगर रीजन इट शॉल फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड मेक एन ऑर्डर दैट द एप्लीकेंट शॉल पे टू द अपोजिट पार्टी सच कॉस्ट। मतलब ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया जो एप्लीकेशन आया था, और रिजेक्ट करने के साथ साथ एक ऑर्डर पास किया कि तुम इसको अप टू 1 लाख रुपए का पेमेंट करो क्योंकि तुमने फालतू में केस किया। अब 9th पॉइंट, जो ये सेक्शन है पूरा चैप्टर है, चैप्टर नहीं सेक्शन लिखा है इसमें से, एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 245 इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनी। एप्लीकेशन में बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अफेक्टेड पर्सन, अफेक्टेड पर्सन के बिहाफ में आप जाके फाइल कर सकते हो एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज सेक्शन 246 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सर्टन प्रोविजंस टू प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 241 और सेक्शन 245। यहाँ पे लिखा है पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय ऑफिसर्स, लाइबिलिटी वेयर प्रॉपर अकाउंट्स नॉट केप्ट, लाइबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस 339, power of tribunal to assess damage against delinquent directors, liability under section 339 and 340 to extend to partners or directors in firms or companies. In other words, the section seeks to provide that the provisions of the section 337 to 341 relating to power to punish for competent of tribunal shall apply in relation to a fraudulent application made to the tribunal for operation and mismanagement. The provisions of section 337 to 341 deals with offences by officers, contributories and promoters. अब आते हैं टेस्ट नॉलेज पे। टेस्ट नॉलेज में पहला क्वेश्चन, ABC प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच देयर आर 8 शेयर होल्डर्स। कैन अ मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट? गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 8 शेयर होल्डर हैं ये, और 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल से कम करते हैं, 8 शेयर होल्डर नहीं हो सकते। मतलब इसमें कितने हैं टोटल शेयर होल्डर्स? कैन अ मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, एक मेंबर अगर 1/10 शेयर कैपिटल से कम कर रहा है तो अच्छा यहाँ पे क्या बोला है कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें 8 शेयर होल्डर हैं। कैन अ मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, 8 का 1/10 कितना होता है? टोटल 8 हैं और इसमें 1/10 अगर आप करो तो 0.8 होता है। एक शेयर होल्डर भी अगर जाके करेगा तो वो एलिजिबल रहेगा, भले उसके पास 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल से अमाउंट कम हो, बट मेंबर एक है। तो 3 लिमिट होती है ना इसमें। अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी तो 100 मेंबर्स, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, और तीसरा वाला क्या था वो 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल। हाँ, तो अंडर सेक्शन 244 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल द फॉलोइंग मेंबर्स हैव द राइट टू अप्लाई टू द शेयर ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 241 में आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। नॉट लेस देन 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विच एवर इज लेस, और any member or members not holding less than 1/10 of issued share capital of the company provided the applicant have paid all calls and other sums due on the shares. In the given case, since there are 8 shareholders, 8 shareholders as per the condition above, 10% of 8 that is 1 satisfies the condition. पहली condition satisfy हो गई। Therefore a single member can present a petition to the tribunal regardless of the fact that he holds less than 1/10 of the company share capital। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। द इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ MNC लिमिटेड इज 5 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। द सेड कंपनी हैज़ 500 मेंबर्स। अ पिटिशन वॉज सबमिटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल साइंड बाय 80 मेंबर्स होल्डिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 2, शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, टोटल इक्विटी शेयर्स हैं 5 लाख के, 5 लाख के नहीं 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपये फेस वैल्यू है। सेट कंपनी के 500 मेंबर्स हैं। अ पिटिशन वॉज सबमिटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल साइंड बाय 80 मेंबर्स। 80 मेंबर्स ने साइन करा जिनके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। फॉर द पर्पज ऑफ रिलीफ ऑफ ग्रांट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ रिलीफ against operation and mismanagement by the majority shareholders, examine the provisions of the Companies Act 2013, decide whether the said petition is maintainable, also explain the impact on the maintainability of the above petition if subsequently 40 members who had signed the petition withdrew their consent। तो सेक्शन 241 में अगर आप जाते हैं तो उसमें शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, ठीक है। तो इस केस में 100 मेंबर्स
और 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल विच एवर इज़ लोअर, और सॉरी ये वाला क्या था, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स और 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल। ये 1/10 ऑफ टोटल मेंबर और 100 मेंबर्स, इसमें से विच एवर इज़ लोअर है, और 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, सिर्फ दो कंडीशन हैं, सिर्फ ये ए वाला है और ये बी है। ठीक है सो इस केस में क्या हुआ कि 100 मेंबर्स और 1/10, इसमें टोटल 80 मेंबर्स हुए, तो 100 मेंबर्स तो थे ही नहीं। 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स कितने हैं इसमें, 500 मेंबर्स हैं। 500 का 1/10 होता है 50, तो विच एवर इज़ लोअर, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। और दूसरी वाली क्या थी, 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल 5 करोड़ का है, तो 50 लाख शेयर्स होने चाहिए आपके पास। और इन लोगों के पास कितने शेयर्स थे, इन लोगों के पास शेयर्स थे 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 100 रुपये, तो ये होते हैं सिर्फ 10 लाख। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, बट फर्स्ट वाली हो गई, तो कर सकते हैं एप्लीकेशन। और अगर 40 हट भी जाते हैं, 40 अगर सब्सिक्वेंटली हट जाते हैं, तब भी उसकी मेंटेनेबिलिटी पे कोई वो नहीं आएगा, केस आपका चलता रहेगा। सो आंसर नंबर 2 इज़ राइट टू अप्लाई फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एज पर सेक्शन 244 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन द केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मेंबर्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट शॉल बी लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और मेंबर्स होल्डिंग not less than 1/10 of the issued share capital of the company. The shareholding pattern of MNC Limited is given as follows: 5 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल है, 500 मेंबर्स होल्ड करते हैं। द पिटिशन एलिजिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हैज़ बीन मेड बाय सम मेंबर्स एज फॉलोज: नंबर ऑफ मेंबर्स मेकिंग पिटिशन 80, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड बाय मेंबर्स मेकिंग पिटिशन 10 lakhs. The petition shall be valid if it has been made by the lowest of the following, that is 100 members or 50 members, or members holding 50 lakh share capital. As it is evident that the petition made by 80 members meets the eligibility criteria specified under section 244 of the Companies Act 2013, as it exceeds the minimum requirement of 50 members in this case. Section 241 को section 244 के साथ पढ़ते हैं. Therefore, the petition is maintainable. The consent to be given by a shareholder is reckoned at the beginning of the proceedings. The withdrawal of consent by any shareholder during the course of proceedings shall not affect the maintainability of the proceedings. ये वाला जो लाइन है, द कंसेंट टू बी गिवन बाय अ शेयर होल्डर इज रेकन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जो कंडीशन देखते हैं वो बिगिनिंग ऑफ प्रोसीडिंग में देखते हैं, इसको याद करना पड़ेगा. द कॉन्सेंट टू बी गिवन बाय अ शेयर होल्डर इज रेकन्ड at the beginning of the proceeding, मतलब प्रोविजन याद था, ये जो लाइन है वैसा इसका जो वर्डिंग्स है वो वैसे ही लिखनी पड़ेगी ना. क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स कंसिस्टिंग 25 members decide to file a petition before the tribunal for relief against operation and mismanagement by the board of directors of Messrs Fly by Night Operators Limited. The company has a total of 300 members and the group of 25 members hold 1/10 of total share capital, accounting for 1/15 of the issued share capital. The main grievance of the group is due to the mismanagement by the board of directors. The company is incurring losses and the company has not declared any dividend even when profits were available in the past years of declaration of dividend. In the light of the provisions of the Companies Act, advise the group of shareholders regarding the success of getting the petition admitted. सेकेंड इज़ ऑब्टेनिंग रिलीफ फ्रॉम द ट्रिब्यूनल. देखो, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है अगर और उसने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो ये दोनों बेसिस पे आप जाके एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि ये दोनों बेसिस वो ऑपरेशन नहीं होता, ना ही मिसमैनेजमेंट होता है. और इस केस में क्या है, 25 मेंबर्स हैं, 25 मेंबर्स ने डिसाइड किया, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 300. सो 300 का 1/10 इज़ 30, तो यहाँ पे तो ये मीट ही नहीं हुआ इनका क्राइटेरिया. दूसरा है कि 1/10 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल फॉर 1/15 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल. मतलब टोटल अगर 15 लाख है,
25 members hold 1/10 of total paid up share capital accounting for 1/15 of the issued share capital. तो हमें पेड अप शेयर कैपिटल देखना होता है, इशूड शेयर कैपिटल नहीं देखना होता है. तो 1/10 है इनके पास, तो केस तो कर सकते हैं जाके. तो गेटिंग द पिटिशन एडमिट, आपकी पिटिशन एडमिट हो जाएगी सेक्शन 241 में, बट आपको रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि आप गलत चीज़ को लेके जा रहे हो ट्रिब्यूनल के पास. सो आंसर टू थर्ड इज सेक्शन 244 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. 244 यहाँ पे अपन पूरा वो बता देंगे कि कौन कौन कर सकता है. Provides the right to apply to tribunal for relief against operation and mismanagement. The right is available only when the petitioner hold the prescribed limit of shares as indicated below. First, in the case of a company having share capital not less than 100 members of the company. Or not less than 1/10 of the total number of its members, whichever is less, or any member or members holding not less than 1/10 of issued share capital of the company, provided that the applicant have paid all calls and other dues on the shares. In the case of a company not having share capital not less than 1/5 of the total number of its members, since the group of shareholders do not number 100 or hold 1/10 of the issued share capital or constitute 1/10 of the total members of the, they have no right. अरे यहाँ पे तो वो लिखा था ना, इन द केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 1/5 ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स. ये तो नॉट शेयर कैपिटल वाला हो गया. सिंस द ग्रुप ऑफ मेंबर्स डू नॉट नंबर 100, हाँ 100 तो नहीं थे, होल्ड 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल. तो ये बोल रहे हैं इसमें नहीं होल्ड करते लोग. हाउएवर द ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट वेव ऑल और एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन 1 or 2 so as to enable the members to apply under section 241. अच्छा, ट्रिब्यूनल चाहे तो इससे कम पे भी ले सकते हैं. As regards obtaining relief from tribunal, continuous losses cannot by itself be regarded as operation. पहला पॉइंट. दूसरा, similarly failure to declare dividend or payment of low dividend also does not amount to operation. Second point, thus the shareholders may not succeed in getting any relief from tribunal. तो पहला ये है कि एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते 241 के हिसाब से. वो ना कुछ 1/10 और 1/15 जो लिखा था ना, वहाँ पे घूम गए. क्या लिखा था इसमें? 1/15 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल. हाँ, तो अपन इशूड शेयर कैपिटल देखते हैं ना. अच्छा, 1/15 है यार, वो मतलब 15th पोर्शन होल्ड करते, 10 पोर्शन होल्ड नहीं करते, मतलब ऐसा है ना. 1/10 होना चाहिए आपके पास. 1/10 इज 0.1, 1/15 0.06. मतलब कम था आपके पास, ज़्यादा नहीं था. मतलब 1/10 से ज़्यादा होना चाहिए, 1/10 से कम नहीं होना चाहिए. 1/15 तो 1/10 से कम हो गया, इसीलिए नहीं कर पाए. ठीक है. Now question number 4th. Question 4th क्या है? A group of members of XYZ Limited has filed a petition before the tribunal alleging various acts of operation and mismanagement by the majority shareholders of the company. The petitioner group holds 12% of the issued share capital of the company. During the pendency of the petition, some petitioner group holding about 5% of the issued share capital of the company wish to disassociate themselves from the petition, and they along with other majority shareholders have submitted before the tribunal that the petition may be dismissed on the ground of non-maintainability. Examine their contention having regard to provisions of Companies Act 2013. यही लाइन लिखी ना भी. The consent to be given by a shareholder is reckoned at the beginning of the proceeding. Beginning of proceeding में देखते हैं, उसके बाद अगर आप चले जाओ या मत रहो होती रहेगी. The argument of the majority shareholders that the petition may be dismissed on the ground of non-maintainability is not correct. The proceeding shall continue irrespective of withdrawal of consent by some petitioners. It has been held by the Supreme Court in Rajamundry Electric Corporation versus Nageshwar Rao that if some of the consenting members have subsequent to the presentation of the petition withdrawn their consent, it would not affect the right of the applicant to proceed with the petition. Thus, the validity of the petition must be judged on the fact as they were at the time of presentation. Neither the right of the applicant to proceed with the petition nor the jurisdiction of tribunal to dispose it of on its merits can be affected by events happening subsequent to the presentation of the petition. Now, last question. Question number 5. A group of members holding 380 lakh issued share capital in Zolo Limited, a listed public company, having total issued share capital of 15,000 lakhs. As per latest financial, 380 lakhs और 380 issued था,
टोटल इशूड शेयर कैपिटल कितना है, ये जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे ये 380 होल्ड करते थे, टोटल 15,000 था। एलिजिट दैट कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंडक्टिंग एन एक्ट विच इज़ अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम्स ऑफ कंपनी। ये यहाँ पे ना सेक्शन 245 लगेगा, यहाँ 241 नहीं लगेगा, क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस वाला आ गया ना, अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स। They make an application to a tribunal to restraining the company from doing an ultra virus act with reference to the provisions of Companies Act 2013, ascertain whether the application will be admitted by tribunal। नहीं यार देख लेते हैं क्या लिखा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ सेक्शन 245 ही लगाया। तो 245 में क्या होता है कि जो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है उसमें 1/5 ऑफ 5%, एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल मेम्बर्स ऑफ द कंपनी और 100 मेंबर्स हैं अगर तो, और दूसरे केस में अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो 5% ऑफ शेयर कैपिटल, लिस्टेड कंपनी है तो 2% ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे 380 था, 380 डिवाइड बाय 15,000, ये हुआ आपका टोटल 2.5%। और लिस्टेड कंपनी है ग्रुप ऑफ मेंबर्स इशूड कैपिटल इन जोलो लिमिटेड, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। हाँ तो ये कर सकते हैं इसमें। As according to section 245 of the Companies Act 2013, such number of members or members, depositor or depositors as or any class of them as the case may be, as are indicated in subsection 2, may, if they are of the opinion that the management or conduct of the affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to the interest of the company or its members or depositors, file an application before the tribunal on behalf of the members or depositors for seeking an orders to restrain the company from committing an act which is ultra virus the articles of the memorandum, ultra virus articles or memorandum of the company. Requisite number of members to make application under section 245 subsection 1 for class action for depositors is as prescribed in rule 84 sub rule 4 of the NCLT second amendment rules 2019. Accordingly, in case of a company having a share capital, the requisite number of members or members to file an application under section 245 subsection 1 shall at least be 5% of total number of members of the company or 100 members of the company, whichever is less, or in case of a listed company, members or members holding not less than 2% of the issued share capital of the company. In the above case, members hold 2.5%, 53% of issued share capital of Zoro Limited, which is a listed company, can make application before tribunal NCLT. Hence, as members meet condition of 2% of issued share capital, therefore their application can be admitted by the NCLT। तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।